हमारे वुज़रा कहते हैं कि पाकिस्तान के पास 6 ट्रिलियन डॉलर की मादनियात हैं। 6 ट्रिलियन डॉलर का फिगर कहाँ से वो लेकर आए? दिस इज अनदर 6 मिलियन डॉलर क्वेश्चन। आए दिन सुनते हैं यहाँ गैस दरियाफ्त हो गई, ऑयल दरियाफ्त हो गया। हमारी किस्मत बदलने जा रही है फिर तो। ये नहीं बताया जाता कि डिस्कवरी कितनी बड़ी है। अगर ये हमारी डिस्कवरी 3 दिन की प्रोडक्शन या 4 दिन की प्रोडक्शन है तो इससे क्या होगा? ये तो आटे में नमक के बराबर है। 1.2 बिलियन बैरल ऑयल हमने डिस्कवर किया है, जबकि हमारे बराबर में ईरान जो है वो 200 बिलियन बैरल पे पहुंचा हुआ है। तो उसकी रीजन ये है कि देखें वो अरेबियन प्लेट के ऊपर है और हम इंडियन प्लेट के ऊपर हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हम मिडिल ईस्ट नहीं है और हम मिडिल ईस्ट नहीं बन सकते कभी। पाकिस्तान में मिनरल्स को डिस्कवर करने की कौन सी बड़ी कंपनी? कोई बड़ी कंपनी नहीं है। अंदर का अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 90% जो है वो चाइनीज को ही जा रहा है। पाकिस्तान को उसका कोई फायदा अब तक नहीं हुआ है। इस तरह का मुआहदा किसने किया और क्यों किया? मजबूरी थी पाकिस्तान की, चाइनीज को रिलीज करना था। रेकोडिक में पाकिस्तान का हिस्सा ले दे के कितना रह जाता है? 50% तो बैरिक है, विच इज कैनेडियन कंपनी। इसके जो डांडे हैं वो अमेरिका में है। OGDC PPL के तीनों मिला के 25% बनते हैं। इसमें से 15% जो सऊदी अरब को दिया जा रहा है। ये खबर ऐसी है जो मेरा दिल तोड़ देती है। तो जब मेरी बहस हुआ करती थी बैरिक के साथ, जब मैं बाहर निकलता था तो मुझे घेर लेते थे पाकिस्तान के एहलकार और वो कहते थे ना करें प्लीज। ये एहलकार पे जरा रोशनी डालेंगे। आपको पता है कि MI ने एक रोल प्ले किया इसके अंदर, फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी उसमें थे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा था उस पर कोई काम नहीं हो रहा। ईरान तो हमें आर्बिट्रेशन में भी लेके गया। कुछ भी कह लें, ईरान एक फ्रेंडली कंट्री तो है। तो पाकिस्तान को इस लेवल पर तो नहीं लेके जाएगा जिसको बैरिक ले गई थी। ये सबसे सस्ती गैस थी। सिर्फ अमेरिकी दबाव है जिसकी वजह से हम ये गैस पाइपलाइन, के अलावा कुछ नहीं है। क्या इंडिया हमें किसी अदालत में नहीं लेके जा सकता? ईरान भी राजी है, हम भी राजी हैं, बीच में पाकिस्तान काम नहीं कर रहा। यू हैव वेरी वैलिड पॉइंट, रियली यू हैव वेरी वैलिड पॉइंट। बाय द वे मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए पूछा था, लोग ये ना कहें इंडिया को रास्ता दिखा रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रफ्तार पॉडकास्ट। जब से होश संभाला है, पाकिस्तान को मुश्किल दौर से गुजरते हुए देखा है, फिर मईशत को मुश्किल दौर से गुजरते हुए देख रहे हैं। एक और जुमला बहुत सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान मादनी ज़खायर से माला माल है और पाकिस्तान में जो मादनियात हैं वो हमारी किस्मत बदल सकती हैं। बल्कि कुछ दिन पहले आपने कुछ वुज़रा के बयानात भी सुने होंगे कि पाकिस्तान के पास 6 ट्रिलियन डॉलर की मादनियात हैं। आज जो है हम इसी मौजू पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान मादनी तौर पर माला माल है, और अगर है तो क्या हम इन मादनियात को एक्सप्लोर कर पाएँ, इनको निकाल कर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो ये हमारे किस काम की हैं। तो आज इसी पर बात होगी और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोइन खान साहब, जो ऑयल गैस एनर्जी एक्सपर्ट हैं और PPL के साबिक MD भी रह चुके हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने रफ्तार के लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्या वाकई हम रिच हैं? हम एक ख्याल किया जाता है, हमारे वुज़रा कहते हैं कि पाकिस्तान के पास 6 ट्रिलियन डॉलर की मादनियात हैं। 6 ट्रिलियन डॉलर का फिगर कहाँ से वो लेकर आए? दिस इज अनदर 6 मिलियन डॉलर क्वेश्चन। ठीक है। एक्चुअली ये फैक्ट है कि पाकिस्तान में चागी की जो रेंज है, चागी माउंटेन्स हैं जो हारान से लेके ईरान के बॉर्डर तक जाते हैं, दिस इज रिच ऑफ मेटालिक मिनरल्स। इसमें आयरन भी है, मोलिब्डेनम भी है, इसमें निकल भी है, कोबाल्ट भी है, इसमें कॉपर बहुत ज़्यादा है और कॉपर के साथ एसोसिएटेड गोल्ड भी है इसके अंदर। और ये इसी बेल्ट के साउथ में, इसी बेल्ट के अंदर ही रहते हुए सदर्न पार्ट के अंदर, साउथ वेस्टर्न पार्ट में ईरान के बॉर्डर के नज़दीक सैंदक भी है। और सैंदक वो है जिसके अंदर, जो कि 1975-74 में डिस्कवर हुआ था और उसमें फिर पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया, उसका एनालिसिस किया, उसके रिज़र्व एस्टिमेट किए। बाय द वे सैंदक जो है वो सैटेलाइट इमेजरी, US की सैटेलाइट इमेजरी के ऊपर आइडेंटिफाई हुआ था। तो वो उसमें काफ़ी काम हुआ। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसमें बेनिफिसिएशन प्लांट भी लगाया और स्मेल्टिंग प्लांट भी लगाया, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के पास और मज़ीद टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो चाइनीज़ को प्लेटर में रख के दे दिया गया। फिर चाइनीज़ ने उसके साथ जो कुछ किया वो तो दुनिया को मालूम है कि सारे बैले, जितने भी बैले, वो जो बिलेट्स होते थे और दूसरी चीज़ें होती थी, वो किसी तरीके से बड़े बड़े ट्रक्स के अंदर वो जाके अपने बहरे अरब के ऊपर वहाँ से वो
चाइना चली आती थी, उसके अंदर और भी बहुत कुछ होता था, उसमें गोल्ड भी होता था नेचुरली। अब गोल्ड जो है इन तमाम डिपॉजिट्स के अंदर, वैसे तो जब हम मूवी देखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखते हैं, तो गोल्ड के नगेट्स और गोल्ड के पहाड़ नज़र आते हैं। गोल्ड इस तरह नहीं होता है। गोल्ड की परसेंटेज होती है रॉक के अंदर, उसमें से गोल्ड को, उसमें से उस परसेंटेज को बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि 99.9% गोल्ड रहता है। मैंने खुद ऐसी माइंस देखी हैं जहाँ पे 1 ग्राम पर टन ऑफ रॉक के अंदर, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इन पर टन ऑफ रॉक, उसको इतना इनरिच किया जाता है कि मैंने अपनी आंखों से 99.9% गोल्ड देखा है डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर। ये हमें बैरिक वाले गोल्ड वालों ने ये हमें विजिट कराया था, ताकि हम अपनी आंखों से देख सकें। सीइंग इज बिलीविंग। तो पाकिस्तान में मिनरल्स तो बेइंतहा हैं। ये तो बलूचिस्तान की हम बात कर रहे हैं, जिसमें चागी है, जिसमें लसबेला की फोल्ड बेल्ट है, लसबेला चल रहा है, जिसमें लेड भी है, जिंक भी है, मैंगनीज भी है, और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। बेराइट है बहुत बड़ी तादाद में, जो कि ड्रिलिंग में इस्तेमाल होता है और बहुत दूसरी कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक्स इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। तो पूरी बेल्ट जो है बलूचिस्तान की, जिसमें खुद, या अगर आप बेला से चलें तो खुजदार से लेके ये फिर आगे तक जाती है, नॉर्दर्न केतर फोल्ड बेल्ट तक जाती है। फिर उसके बाद ये और मज़ीद जब टर्न करती है तो फिर ये चागी और रास्को रेंजेस में कन्वर्ट हो जाती है। और ये वो रेंजेस हैं जिसके अंदर आयरन भी है, जिसमें मोलिब्डेनम भी है, जिसमें कोबाल्ट निकल, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, इसमें कॉपर भी है, गोल्ड भी है, जिसमें कॉपर एंड गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कमोडिटीज़ है। अब ये बात तो हो गई बलूचिस्तान की, लेकिन यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती। हम अगर मिनरल्स की तरफ जाते हैं, अभी तो वैसे तो पाकिस्तान का सेडिमेंट्री एरिया जिसके अंदर मिनरल्स नहीं है वो तकरीबन 880,000 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन 140,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो तो मिनरल्स हैं सारी की सारी। तो पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान का एरिया जो है ना, इट इज़ हाईली मिनरलाइज और बहुत कम काम हुआ है उसके अंदर। तो मगर पाकिस्तान में कोई सिस्टमेटिक तरीके से काम हो नहीं रहा है। मिनरल को अभी तक इंडस्ट्री जो है डिक्लेयर नहीं किया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हम मुंबई में इसी तरफ आ रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये जो मिनरल्स हैं ये तो पाकिस्तान बनने से पहले ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, हमें बने हुए तकरीबन 75-78 साल हो गए। तो मुझे ये बताएं कि 78 साल से लेकर अब तक अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग मोड पे क्यों हैं? कि अब हम स्टार्ट हुए हैं कि मतलब हम इन्हें डिस्कवर करें, बाहर निकालें, क्यों ऐसा क्यों? 78 साल के हमने ज़ाया कर दिया। पाकिस्तान में सिर्फ सेंदक और एक और प्रोजेक्ट है जो दुदर के नाम से है, जो कि बेला से कुछ मेरा ख्याल है कि 50-60 किलोमीटर नॉर्थ में होगा। मैं कराची से बहुत नज़दीक है, आप दिन में भी जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। ये 2 प्रोजेक्ट हैं जो कि इंडस्ट्रियलाइज तरीके से जिसमें से ओर निकाली जा रही है। ओर के अंदर मिनरल्स होती हैं, मिनरल्स के अंदर जो है वो छोटी परसेंटेज के अंदर मेटल्स होती हैं। फिर उसका तरीक़ाकार है दुनिया भर में, मुरवजा तरीक़ाकार है कि किस तरीके से उस मेटल को 99-100% के ऊपर निकाला जाता है। बहुत ही आसान है, इस नो रॉकेट साइंस इन इट, बिकॉज देयर यूज्ड टू बी अ रॉकेट साइंस इन इट 100 years ago, बट टेक्नोलॉजी हैज एडवांस सो मच दैट इट इज़ within 2-3 days you can extract energy. तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन, मिनरल को इंडस्ट्री डिक्लेयर किया ही नहीं गया। जैसे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है ना, और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री होने की वजह से पिछले 60-65 साल से एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के तरीके से काम कर रही है। गो कि अभी भी देयर इज अ लॉट दैट इज डिजायर्ड, लेकिन मिनरल तो उस तरीके से काम ही नहीं कर रही है। आज भी हम बिल्कुल इन्फेंसी में, स्टेज ऑफ इन्फेंसी में। इसका रीज़न क्या है? मैं रीज़न ही तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। क्या हमने जमहूरियत भी देखी, आमरीत भी देखी, तो क्या हमारी हुकूमतों की तवज्जो नहीं थी, या क्या रीज़न है? ये एक मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। देखें, मिनरल को हमेशा जो है इन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट के तौर पर डील किया। फेडरल गवर्नमेंट में भी मिनरल को हैंडल करने का एक अदारा मौजूद है। डीजी मिनरल जो है वो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम डिवीजन के अंडर आता है, डीजी मिनरल्स। लेकिन मिनरल सब्जेक्ट जो है वो प्रोविंशियल है। तो जब प्रोविंशियल आ जाता है तो वो 18 अमेंडमेंट भी आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। आपको पता ही कि 18 अमेंडमेंट अगर एक तरफ ब्लेसिंग है तो बहुत बड़ी कर्स भी है। I would stick out my neck and say, and I'm purely saying from the development point of view of various industries, this is where it creates a bottleneck.
एक्सप्लोरेशन फील्ड से जो है बहुत जो है डिस्कवरीज की खबरें आ रही हैं, आए दिन कुछ ना कुछ सुनते हैं, यहाँ गैस दरियाफ्त हो गई, वहाँ ऑयल दरियाफ्त हो गया। तो वाकई पाकिस्तान में इतनी डिस्कवरीज हो रही हैं और हमारी किस्मत बदलने जा रही है फिर तो? ये बड़ा अजीब सा सवाल है, क्योंकि इसके अंदर इसमें इसका जवाब भी बड़ा अजीब है कि हम हाँ हर तकरीबन कोई 10-15 दिन बाद डिस्कवरी की कोई ख़बर सुनते हैं और डिस्कवरी बताई जाती है। हमारी जो गरीब आवाम है वो समझती है कि पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है, कि वो डिस्कवरी को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है, जिस तरह उसकी हाइप की जाती है, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं बताया जाता कि डिस्कवरी कितनी बड़ी है। ये तो पता लग जाता है कि 6 मिलियन प्रोड्यूस करेगी, 400-300 मिलियन बैरल ऑयल होगा, लेकिन आम आदमी को ये अंदाज़ा नहीं होता है कि क्या है। वो समझते हैं कि अब लाइन लग गई, और ऐसा होता है कि काफ़ी सारी डिस्कवरीज हैं। मेरा ख्याल है साल में कोई 15-20 के करीब डिस्कवरीज हो जाती हैं इस तरह की। लेकिन अगर हम तफसील में जाके देखें तो इन डिस्कवरी का जो साइज़ होता है वो 5 बिलियन क्यूबिक फीट, 10 बिलियन क्यूबिक फीट। पाकिस्तान में अब 15 बिलियन क्यूबिक फीट से बड़ी डिस्कवरीज नहीं हो रही हैं, क्योंकि हम जितनी भी डिस्कवरीज कर रहे हैं वो नॉन ऑयल एंड गैस कॉरिडोर में कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये हमारी डिस्कवरीज 3 दिन की प्रोडक्शन, पाकिस्तान की 3 दिन की प्रोडक्शन या 4 दिन की प्रोडक्शन है, तो इससे क्या होगा? तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आटे में नमक के बराबर है, ड्रॉप इन दी ओशन। तो मुझे तो बड़ी बड़ी डिस्कवरीज चाहिए, बड़ी बड़ी डिस्कवरी के थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। एक मिसाल देता हूँ आपको, हमारी पेट्रोलियम ने वजीरिस्तान में जाके काम किया, जो कि ऑयल एंड गैस कॉरिडोर से अलग था, और वहाँ उन्होंने रिलेटिवली बड़ी डिस्कवरी की। वो फिर भी इतनी बड़ी डिस्कवरी नहीं है कि अगर वो फुल ब्लो प्रोडक्शन के ऊपर उसको लेकर आए तो पाकिस्तान की सालाना प्रोडक्शन में वो इजाफा कर सकें उस लेवल का कि पाकिस्तान जितनी प्रोडक्शन कर रहा है उसको रिप्लेस कर पा रहा है। क्योंकि देखें, जो जितनी आप प्रोडक्शन करते हैं और डिस्कवरी इतनी करते हैं कि उसको रिप्लेस कर पाते हैं, तो ये आपका 100% कहलाता है। मोइन भाई, आपने तो बहुत से पाकिस्तानियों का ख्वाब तोड़ दिया कि हमारी किस्मत बदल रही है, इतनी डिस्कवरीज हो रही हैं। मगर सर मुझे ये बताएं, आपने यकीनन हकीकत बाहर जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमें बिल्कुल इस पे अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बात ये है कि हमें अपने क्या कहते हैं, जो पैराडाइम है उसका शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी कि जिस सर्किल में हम फंस चुके हैं उससे निकल के हट के थोड़ी सी, जो हम लो हैंगिंग फ्रूट के चक्कर में पड़े हैं। देखिए, लो हैंगिंग फ्रूट अब पहले बड़े थे, उससे छोटे हुए, अब इतने छोटे हो गए कि इस तरह की डिस्कवरीज हो रही हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में तो मेरा ख्याल असर पड़ता होगा। हाँ, आए दिन लेटर्स आते रहते हैं कि पीपीएल को ये मिल गया, यहाँ डिस्कवरी होगी, ओजीडीसी को यहाँ हो गई, मारी को यहाँ हो गई। अनफॉर्चुनेटली इसका साइज नहीं बताए जाते, लेकिन लोग फिर भी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब इस फील्ड से रिलेटेड, वो फिर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यार इतनी प्रोडक्शन हुई है, इतनी ऑयल है, तो ये कितने दिन सस्टेन करेगा, ये नहीं बताया जाता। तो जाहिर है कि ये सारी की सारी डिस्कवरी अभी भी जो हो रही है ना, नॉन ऑयल एंड गैस कॉरिडोर में हो रही है। मैंने कहा ना आपको, अभी तो आपका 70% जो है वो तो अनएक्सप्लोर्ड है, तो उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। और फिर ऑफशोर तो यार आपका बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है टोटली। ठीक है। और ऑफशोर में सिस्टमेटिक तरीके से अगर ये काम करेंगे तो देयर इज एब्सोल्युटली, मैं तो इस बारे में, क्योंकि मेरा थीसिस भी मास्टर्स का ऑयल एंड गैस डेल्टास पे था, तो इसके बारे में तो मैं श्योर हूँ कि ये डेल्टा दूसरे जो दुनिया के जो प्रोड्यूसिंग डेल्टा हैं उससे मुख्तलिफ नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि हमारे बराबर में ईरान है, जो दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट गैस रिजर्व 1200 ट्रिलियन क्यूबिक फुट पे बैठा हुआ है, जबकि हम 64 के ऊपर हैं। और फिर इस तरफ मिडल ईस्ट, इस तरफ सऊदी अरेबिया है, फिर साथ में इराक है। ये सारे जो है ना सेकंड, थर्ड, फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व्स के अंदर आते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान में सिर्फ 64 मिलियन बैरल, 64 ट्रिलियन क्यूबिक फुट गैस हमने डिस्कवर की है पिछले 100 साल के अंदर। हमारे 1.2 बिलियन बैरल ऑयल हमने डिस्कवर किया है, जबकि हमारे बराबर में ईरान जो है वो 200 से ऊपर बिलियन बैरल पे पहुंचा हुआ है। 1000 मिलियन होता है, यानी हमने 1.4 बिलियन किया है, तो उसको अगर मैं 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर ये होगा। तो इसकी रीज़न ये है कि देखें, वो अरेबियन प्लेट के ऊपर है और हम इंडियन प्लेट के ऊपर हैं, इंडो पाकिस्तानी प्लेट के ऊपर। तो दोनों की जियोलॉजी अलग है। हमें ये समझना चाहिए कि हम मिडिल ईस्ट नहीं है, और हम मिडिल ईस्ट नहीं बन सकते कभी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने काम भी नहीं किया है, अभी हमें 70% पाकिस्तान के ऊपर काम करना बाकी है। तो सर, ये जो सालों से सुनते आ रहे हैं कि मादनी
ज़खायर से माला माल है, मादनियात हमारी किस्मत बदल सकती हैं, तो ये तो फिर देखें, पाक ऑयल एंड गैस के हवाले से तो मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का ऑयल एंड गैस काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री के तौर पर डील किया जाता रहा है। तो इसमें तो हमने काफ़ी मेहनत करी है और हमने नॉन ऑयल एंड गैस कॉरिडोर को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर भी कर लिया है। अब हमारा तो सिर्फ यही है ना कि हम ऑयल एंड गैस कॉरिडोर से बाहर निकलें, वेस्ट की तरफ निकलें, बलूचिस्तान की तरफ जाएँ, फिर ईस्ट की तरफ निकलें, पंजाब प्लेटफॉर्म की तरफ जाएँ। तो ये तो हमारा काम बाकी है। तो उसको तो हमें करना ही है, लेकिन हमारी पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, तो हमें बहुत सारी टैक्स हॉलीडेज और तमाम चीज़ें देनी पड़ेंगी, क्योंकि जब हम $14 की गैस जो है वो खरीद सकते हैं एलएनजी की फॉर्म में, और इंडिजिनस गैस को हम $3 दे रहे हैं, तो हमें जब हम $14 की दे रहे हैं तो बाहर की हमें जब हम बाहर ये जो वो एरिया जो कि मुश्किल एरियाज हैं, जो कि दूर हैं इससे कॉरिडोर से, अगर हम उसके लिए थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करें और गैस प्राइस हमको कहें कि भाई आप डिस्कवर करोगे तो हम आपको $10 के करीब देंगे, तो भाई आप $10 के करीब जब दोगे, और अगर वहाँ डिस्कवरी होती है और प्रोडक्शन होती है, तो आप ये देखें ना कि वो $10 मिल तो जाएगी उनको, लेकिन $5 तो वही दे देंगे। लेकिन जब आप $14 की खरीदते हैं तो उसमें तो एक पाई भी नहीं जाती आपके पास, एक पाई भी नहीं आती आपके पास। सही है। तो ये इंसेंटिवाइजेशन करने की ज़रूरत है। और जब आप बाहर की कंपनियों को ये इंसेंटिवाइज करेंगे कि हम आपकी गैस प्राइस बढ़ा देते हैं, अभी हम $3 देते हैं, हम आपको $10 देंगे, और देंगे भी आप कब? जब डिस्कवरी होगी, और जब डिस्कवरी होगी तो दैट्स अ गुड न्यूज़। ठीक है, यानी कि अपनी कंपनियों को आप हौसला दें कि आप काम करें, हम आपसे खरीदेंगे और इस कीमत पर खरीदेंगे, और बाहर की कंपनी को लेकर आए, जब आपके कि हम भाई आपको बाहर जो गैस प्राइस मिलती है हम उससे बहुत ज़्यादा देंगे आपको, और आपको नुकसान नहीं करेंगे, इसलिए कि आप ऑलरेडी एलएनजी के मॉडल पे जा चुके हैं। अभी हम रेकोडेक की बात सुनते हैं, सेंडक की बात सुनते हैं। हमारे वो व्यूअर्स जो नहीं जानते, मुझे इन दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं कि सेंडक कहाँ है और रेकोडेक कहाँ है, और दोनों कितने बड़े ज़ख़ीरे हैं ये? तकरीबन मैंने कहा ना कि 50-60 किलोमीटर में भी 100 किलोमीटर अपार्ट है। सेंडक बिल्कुल अलग डिपॉजिट है, इसमें कॉपर की परसेंटेज ज़्यादा है, गोल्ड की कम है। डिस्कवर हुआ था 1970s में, और चाइनीज़ को दे दिया गया, और चाइनीज़ को इस तरह दे दिया गया कि पाकिस्तान का उसमें बहुत कम अमल दखल है। अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 90% जो है वो चाइनीज़ को ही जा रहा है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज सेंडक का ऐसा ही है बिल्कुल, जिस तरीके से वो जा रहा है, जिस तरीके से अगर हम उसकी कैलकुलेशन करें तो 90% के पाकिस्तान को उसका कोई फ़ायदा अब तक नहीं हुआ है। अच्छा, हार्डली few $100 million, which is nothing, it's just peanuts. तो ये इस तरह का मुआहदा किसने किया और क्यों किया? जब इतने बड़े ज़खायर हैं सेंडक, तो फिर हमें उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ऐसे मादनियात का क्या फ़ायदा? स्मेल्टर भी हमने लगाया है, तो बस मजबूरी थी पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है। मुझे तो अपेरेंटली ऐसे ही लगता है चाइनीज़ को रिलीज करना था, क्योंकि चाइनीज़ के साथ सीपैक कॉरिडोर भी चल रहा था और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो उन्होंने उसको फिर चाइनीज़ को एक और प्रोजेक्ट भी दिया गया धुधर, जिसका मैंने आपको जिक्र किया, जो पाकिस्तान जो कि कराची के ज़्यादा नज़दीक है, बेला के नॉर्थ में है। उसमें वहाँ से प्रोडक्शन कितनी हो रही है सर, कुछ अंदाज़ा है? मुझे एग्जैक्टली फिगर्स मेरे पास नहीं है, बट आई कैन प्रोवाइड यू दोज फिगर्स वाया, मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगा, आप चाहें तो उसके अंदर वो ठीक है, प्लग इन कर अच्छा दीजिएगा। मतलब ये बड़ा अलार्मिंग नहीं है? मेरी पॉडकास्ट में गालिबन कैसर बंगाली साहब थे, उन्होंने ये कहा कि गवादर पोर्ट का 91% रेवेन्यू जो है वो चाइना को जाता है। यहाँ पर आप बता रहे हैं कि सेंडक का कितने 90% रेवेन्यू चाइना को जा रहा है। तो सर ये मादनियात हमारे हैं, मुस्तफ़ीद और लोग हो रहे हैं, इसके ये क्या ये तो वजह है? देखें, सेंडक है, पूरा पाकिस्तान तो नहीं है ना। अब हमें देखें बहुत अच्छी ऐसे, सबसे पहले तो देखें, मुझे लेट मी स्टिक आउट माय नेक, इसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट अगर आप रखेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम होंगी। सर तो सेंडक तो 1974 में डिस्कवर हुआ है ना, हाँ, मगर या इसकी 18वीं तरमीम तो अभी आई है। मगर इसमें काम जो है ना वो लेट 90s में शुरू हुआ है। हाँ। इसको इंडस्ट्रियल स्टाइल में डेवलप करने का था। आप सेंडक की बात कर रहे हैं, तो वो तो शुरू हुआ है 2000 मतलब मुशर्रफ के ज़माने में शुरू हुआ है, बेसिकली 2004 2005 वगैरह में। ठीक है, तो आपके ख्याल में ये कौन सी गवर्नमेंट का फैसला था कि मतलब? मेरा ख्याल है मुशर्रफ गवर्नमेंट का फैसला था ये। सर पाकिस्तान में ऑयल गैस एक्सप्लोरेशंस की जो बड़ी कंपनी है, OGDC है, PPL है, मुझे ये बताएं कि इस तरह जो है वो मिनरल्स को जो है वो डिस्कवर करने की कौन सी बड़ी कंपनी है? हमारे यहाँ मिनरल को डिस्कवर करने की कोई भी बड़ी कंपनी नहीं है।
अच्छा। अभी तक एक है गल्फ मिनरल के नाम से, लेकिन उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और वो ख़ास किस्म की एक मिनरल्स को टैप कर रहे हैं जिसको रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, और वो उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी काम किया। रेयर अर्थ एलिमेंट पाकिस्तान से मतलब सर हम ये इतना शोर मचाते हैं कि मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट आ रही है और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और बाहर आप से, यहाँ बता रहे हैं कि कंपनी तो नहीं ये है। बाहर से आ रही है इन्वेस्टमेंट। देखें अभी देखें रेकोडिक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बैरिक गोल्ड लेकर आ रही है, लेकिन उसके अंदर क्योंकि हम 20% हमें कुछ हमारी देखें अभी तो 8.3% OGDC की, 8.3% PPL की और 8.33% रेकॉर्डिंग की बात कर रहे GHPL की है। लेकिन मैंने सुना कि ये तीनों मिला के 25% बनते हैं, इसमें से 15% जो सऊदी अरब को दिया जा रहा है। अब ये खबर ऐसी है कि जो मेरा दिल तोड़ देती है, सच्ची बात है, क्योंकि मैंने 8.33% एक्वायर करने के लिए, बल्कि पूरा 25% एक्वायर करने के लिए मैंने दिन रात काम किया PPL में। और मैंने इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि मैंने कहा ना क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज इट इज़ माई सब्जेक्ट, दिस द फर्स्ट थिंग दैट आई, जिसको मैं शुरू से बचपन से जानता था, तो एक एक चीज़ को मैंने सही तरह प्रॉपरली एनालाइज कराया और कुछ इस तरीके से एनालाइज कराया कि कोई फ्यूचर में कोई इस तरह का कोई केस भी ना बन सके, जैसे कोई नैब बीच में आ जाती है और कूद पड़ती है कि वो $900 मिलियन दे दिया आपने और ये क्या करा आपने। तो हमने प्रूव किया कि इसके अंदर जो रिजर्व हैं उससे बहुत ज़्यादा हैं, यानी 900 मिलियन लेट अपार्ट। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल देता हूँ कि 8.33% पे अगर जब प्रोडक्शन शुरू होगी तो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड विद 8.33% will beg $170 million of net profit after taxes per year। 8.3 पे भी जी, तो आप इससे अंदाजा लगा लें, डिवाइड 1.70 from 8.33%, you will find कि how much is the per year net profit for 100%। मुन भाई अभी आपने बताया कि जो सैंडक है उसका 90% तकरीबन चाइना को जाता है। मुझे ये रिकॉर्ड देख Apparently ऐसी लगता है कि ठीक है। 90%, चलें थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा। जा तो सब जाता है लेकिन कुछ ना कुछ वापस भी आता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि इसी तरह रेकोडिक में अगर कहें तो पाकिस्तान का हिस्सा ले दे के कितना रह जाता है और पाकिस्तानी कंपनियों के पास क्या बचेगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि रेकोडिक में 50% तो बैरिक है, विच इज़ कैनेडियन कंपनी। ठीक है। कैनेडियन कंपनी तो है, लेकिन इसका लगता है कि इसकी जो डांडे हैं वो अमेरिका में है। ठीक है। अपेरेंटली अब इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको ठीक कि है। कहाँ है और सऊदी अरब? और कहाँ है और क्यों है, ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। और सऊदी अरब? सऊदी अरब जो है इसमें अभी नहीं है। इसमें 25% OGDCL, PPL और GHPL जो गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है उनके पास है 25%, और 25% है ये फ्री बी इन द फॉर्म ऑफ GHPL पेइंग फॉर गवर्नमेंट पेइंग फॉर दिस शेयर ऑफ 25%। तो गवर्नमेंट पे 25% है। अब जो हम देने की बात कर रहे हैं उसको, क्योंकि सऊदी अरब से कुछ पैसे लेने हैं इनको $1.2 बिलियन के करीब, तो उसको कह रहे हैं कि आपको हम 15%, इसमें से उन्होंने मांगे 15%। गवर्नमेंट शेयर में से गवर्नमेंट शेयर जो है उसमें 25% गवर्नमेंट शेयर क्या है यार, 8.33% PPL है, 8.3 OGDC, 8.3, तो गवर्नमेंट शेयर कहाँ से आ गया? वो कहते हैं कि हमारा शेयर है ये, तो गवर्नमेंट तो कहेगी हमारा शेयर है, लेकिन आप ये देखें कि इस कंपनी के पास 8.33 होगा तो इनके पास कितना बड़ा मार्जिन आ जाता है प्ले करने का। गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, सऊदी अरब के पास चला जाएगा, तो बैरिक के तो मजे आ जाएंगे। बिल्कुल सही। तो हमारे पास क्या रह जाएगा उनको कुछ कहने के लिए? जब मेरी बहस हुआ करती थी 8.3 जब बैरिक के साथ ही, तो यकीन माने जब मैं बाहर निकलता था बहस के बाद तो मुझे घेर लेते थे पाकिस्तान के एहलकार और वो कहते थे ना करें प्लीज, ना करें प्लीज। ये एहलकार पे जरा रोशनी डालेंगे। मतलब लोग थे जो कि उसके अंदर, आपको पता है कि MI ने एक रोल प्ले किया इसके अंदर, और फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी उसमें थे। तो ये ज़्यादातर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मेरे से बात करते थे कि यार खुदा के लिए यार ये पाकिस्तान की $11 बिलियन है। मैं कहता था यार $11 बिलियन तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ यार, मैं तो अपने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना चाह रहा हूँ। ये मुझसे कह रहे हैं ब्लैंक चेक दे दो आप हमें, ये मुझसे कह रहे हैं कि यार आप हमें $3 बिलियन अभी के अप्रूव कर दो, फ्यूचर के $2 बिलियन अप्रूव कर दो। मैंने कहा यार मैं ऑयल एंड गैस के अंदर जब काम करता हूँ तो ये मॉडल नहीं होता हमारा। हमें दूसरी कंपनी पूरे प्रोजेक्ट दिखाती है, जब वो पूरे दिखाती है, जब हम उसको अप्रूव करते हैं तो उसके बाद हम फाइनेंशियल अप्रूवल देते हैं। ये तो ब्लैंक चेक मांग रहे हैं हमसे, कहते दे दें, कहते हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ये जब हमने बात करी, जो कि हमारे कंसल्टेंट थे,
उन्होंने कहा यार ये जो $11 बिलियन की पेनल्टी है, ये अगर मार्केट में जाएंगे तो इनको इसके 5% भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है, इसकी असल वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो फिर इतने प्रेशर में क्यों है यार? ये बताया गया, लेकिन मेरा ख्याल है हमारे यहाँ होता ये है ना कि जब $11 बिलियन जो है वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को ICSD कहलाता है, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, तो उसने जब ये पैसे लगाए तो हमने कहा कि ये लग गए तो अभी हमें देने ही पड़ेंगे। जबकि हमारा जो कंसल्टेंट था फ्रेंच लजार्ड के नाम से, उसने कहा यार इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम उसको सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन राइटली सो, क्योंकि देखें जब आपके ऊपर एक पेनल्टी लगती है तो आप डरते तो हैं। तो ये इसके अंदर मुझे तो मना कर दिया गया, भाई आप ज़्यादा बहस नहीं करें। आप ऑयल एंड गैस के मॉडल के ऊपर करना चाह रहे हैं, हम मानते हैं ऑयल एंड गैस के मॉडल में इस तरह नहीं होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें आपको प्रूव करनी पड़ती हैं दूसरी कंपनी को। तो जब आप अप्रूव करते हैं बजट, यहाँ आपसे ये ब्लैंक मांग रहे हैं, उसको आप कोशिश करें कि किसी तरीके से कम करने की कोशिश करें। आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम जानते हैं, आपकी खुलूस को भी जानते हैं, दे एडमिटेड, लेकिन इसमें सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी मनवाई, बाय द वे, ऐसी बात नहीं है कि हमने बिल्कुल हर चीज़ मान ली उनकी, बहुत सारी चीज़ें मनवाई, लेकिन एक चीज़ जो है ना, वो जो हम मनवा तो सके, लेकिन वो उसको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं होगा। और वो बात मैं आपको बहुत अहम बताने वाला हूँ। जी जी। वो ये कि जब ये निकाल के लेके जाएंगे, इनका कहना ये है कि हम यहाँ से रॉक निकालेंगे, माइनिंग करेंगे, बैरिक गोल्ड का बैरिक गोल्ड रॉक निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे बेनिफिशिएशन प्लांट लगाएंगे। उस बेनिफिशिएशन प्लांट से जो 0.433% का कॉपर है, उसको हम 60% कॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, मेरे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको मैं देख सकूँ जो कि 0.433 को 60% में कन्वर्ट कर दे। आप इमेजिन कर सकते हैं यार, 0.433% यार 60% में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? तो कहते हैं वो 60% कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको हम फिर भेजेंगे कहाँ पे? बाहर। अरे भाई, तो तुम जो बाहर भेज के करोगे वो यहाँ मशीन क्यों नहीं लगा लेते? वो स्मेल्टर यहाँ क्यों नहीं लगा लेते? यहाँ पे रिफाइनिंग क्यों नहीं लगा लेते? वो कहते हैं अभी हमें प्रूव नहीं हुआ है कि ये जब हम यहाँ पे अगर लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो फायदेमंद होगी कि नहीं। हम तो वहाँ लगाएंगे जहाँ पे और पहले से लगी हुई है, ले जाओ, ठीक है। लेकिन मैंने उनसे ही कहा था कि जब आप यहाँ पे कंसंट्रेट बना लेंगे तो मुझे परसेंटेज, और ये कह रहे हैं, मखदूम अली खान का नाम लूँगा इसके अंदर में, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये बात बोली है कि इसमें कॉपर एंड गोल्ड के अलावा कुछ नहीं है, और ये झूठ है। अच्छा, क्योंकि सल्फाइड डिपॉजिट्स हैं, सल्फर इसमें है, और सल्फाइड डिपॉजिट जब होते हैं ना कॉपर एंड गोल्ड के, तो उसके साथ बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। रॉक जो होता है ना, रॉक वो एग्रीगेट ऑफ एलिमेंट्स होता है, उसमें एक एलिमेंट नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। उसमें एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स होता है, उसमें एक मिनरल नहीं होती, बहुत सारी होती हैं, और हर मिनरल में कई कई एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होती हैं। तो ये तो बुनियादी बिगड़ गई, बुनियादी टूट गई उनकी कि इसमें से। और ये रिकॉर्डेड है सुप्रीम कोर्ट में कि कॉपर एंड गोल्ड के अलावा कुछ नहीं है, ये रिकॉर्डेड है। अच्छा, तो मैंने उस पे तो आप लोगों ने इसको क्लेम क्यों नहीं किया? कहा, मेरा तो बहुत अखबार में भी आया है कि कॉपर एंड गोल्ड के अलावा उसके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने नाम सुना होगा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो होते हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं, ई व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, सिलिकॉन टेक्नोलॉजी में, IT में इस्तेमाल होते हैं, और मेडिकल टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। ये तकरीबन कोई समझ लें कि 14 के करीब एलिमेंट्स हैं, और इनके नाम भी बहुत अजीब से हैं, यूट्रियम और सीजियम और ये मतलब ये सुने में नाम नहीं, आम से हमारे, लेकिन ये इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इन डिपॉजिट्स में उनकी मकदार बहुत ज़्यादा है। ये हमने इसका एनालिसिस हमने करवाया हुआ है। अच्छा, प्रूफ है? मैंने करवाया, और हमें सिर्फ कहा जा रहा है कि कॉपर और गोल्ड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने इसका एनालिसिस करवाया, इसके अंदर माशाल्लाह जो वर्ल्ड का एवरेज है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा है, और आपके पास कोई कंट्रोल। जब मैंने उसमें डाला था, उस जो एग्रीमेंट हुआ है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो इसमें से रेयर अर्थ एलिमेंट निकलेगी उस पर पाकिस्तान का लियन होगा। सर वो तो फिल्टर ही नहीं हो रही ना। मेरा असल में मकसद ये कि उसको वोच कौन करेगा, उसको बताएगा कौन कि ये जो है
कि इसमें इतना लेके जा रहे हैं। और देखें मैंने इनसे ये कहा था, उन्होंने ये कह दिया कि इसमें कॉपर और गोल्ड है, सिर्फ उन्होंने कहा और हमने मान लिया, जबकि आप कह रहे हैं कि आपने पूरा इसके ऊपर वर्कआउट किया हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सारी धातें उसमें मेरा तो मौजूद हैं। बड़ा सिंपल सी बात है कि भाई वो रॉक है और रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, तो हाउ कैन यू से दैट इज ओनली कॉपर एंड गोल्ड? और अब हम इसी एग्रीमेंट पर और मैं काम करें। साफ साफ मेरे सामने आ जाए और मैं उनको पूछूंगा उनसे कि आपने जियोलॉजी पढ़ी है, आपको पता है रॉक क्या होता है? ये एग्रीमेंट हो चुका है, अब हम इसी के मुताबिक काम कर रहे हैं रेकॉर्डिंग पे। ये इन्होंने कॉपर गोल्ड कॉपर, जब ये सुप्रीम कोर्ट में जब चल रही थी तो उस वक्त इन्होंने किसी फ्लो के अंदर बोल दिया होगा, लेकिन फ्लो इतने ऑफ द स्टेचर ऑफ दैट लॉयर आई विल नॉट एक्सपेक्ट दैट। सर ये जो बैरिक गोल्ड है, जब ये एक एग्रीमेंट हो गया है कि इसमें सिर्फ कॉपर और गोल्ड ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो वो क्यों देगी? जब एक एग्रीमेंट तय हो गया है तो फिर क्यों देगी? नहीं, उसके अंदर हमने एक चीज़, हमारे अटॉर्नी जनरल साहब ने मुझे बताया कि हमने इसमें डाला हुआ है कि इसमें कॉपर एंड गोल्ड के अलावा जो भी कुछ होगा वो हमारा होगा। ठीक है, ये है उसमें। ये उसमें है, लेकिन मॉनिटर कौन करेगा? मैंने इनसे ये सजेस्ट किया था कि जब यहाँ, अच्छा ये चाह ये रहे हैं कि इस जब वहाँ से निकलेगा तो ये गवादर तक आएगा। पहले इनका प्लान था कि वहाँ से एक पाइपलाइन चलाएंगे जिसके अंदर वो स्लरी नहीं बनाते, जिससे जैसे वो उसमें बनती है स्लरी, जब छत जाल दी जाती है वो सब कुछ, ठीक है, तो उस तरह की स्लरी बनाएंगे और स्लरी को पंप करेंगे गवादर तक, गाढ़ा लिक्विड टाइप जो होता है। लेकिन वो सुना है मैंने, पता नहीं कि अब वो है होगा कि नहीं, मैंने सुना है कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव और वो शायद प्रैक्टिकल नहीं है। शुरू में इनका यही आइडिया था जब मैं पीपीएल में था। वो स्लरी बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे कि छत डाली जाती है या और कुछ भरा जाता है, तो वो जो घूमने वाला होता है ना, क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो व्हाट्स इट्स नेम, उसमें स्लरी बनती है। मिक्सर कहते हैं, पता नहीं मिक्सर, बिल्कुल एग्जैक्टली मिक्सर कहते हैं, जिसके अंदर वो सैंड होती है, जिसके अंदर ग्रेवल होता है, गाढ़ा लिक्विड, यानी कि आगे भेज। तो इसी तरीके से उस कंसंट्रेट को जो बेनिफिशिएंट प्लांट से निकलेगा उसको स्लरी की फॉर्म में करके उसको यहाँ पे लाया जाएगा। वो बहुत आसान तरीका था, लेकिन लंबा था, उसके लिए एक्सपेंसेस ज़्यादा थे। फिर बाद में मैंने सुना कि वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है और ये ट्रक के ज़रिए लाएंगे। अच्छा, ट्रक के ज़रिए लाना जो है बहुत प्रैक्टिकल चीज़ नहीं, क्योंकि रास्ते में चोरियाँ और ये और वो बहुत कुछ होता है। लेकिन मेरा ये था, जो मेरा इनिशियल था ना पाइपलाइन के हवाले से, मैंने कहा था कि स्टेट ऑफ द आर्ट, टॉप ऑफ द लाइन एक लैब उस जगह होनी चाहिए जहां से आप इसको पंप करेंगे और पूरी तरीके से वो एनालिसिस करेगी हर चीज़ का। यानी कि ये गवादर पोर्ट से ही एक्सपोर्ट होगा, ये बाहर जाएगा। ठीक है, तो आइडिया तो बुरा नहीं है, गवादर बिल्कुल पास ही है। बिल्कुल आइडिया बिल्कुल बुरा नहीं है, एज लॉन्ग एज वी हैव कंट्रोल। बहुत ज़बरदस्त है, एज लॉन्ग एज वी हैव कंट्रोल कि हम यहाँ से क्या बेनिफिशिएंट प्लांट्स भेज रहे हैं और क्या हम इस जगह से जहां पर ये आया है गवादर के ऊपर भेज रहे हैं आगे। ठीक है, तो अब आपके पास कंट्रोल आ गया। अब ये जो चीज लेकर जा रहे हैं, तो ये जो चीज वहां से आएगी कॉपर एंड गोल्ड की फॉर्म में, तो हमारा जो दूसरी चीजें हैं जिसको मैं रेयर अर्थ एलिमेंट बोलता हूं, उसके ऊपर तो हमारा हक है। बिल्कुल सही। लेकिन उसको ये कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, ये कुछ नहीं हो रहा। समझ गया आपकी बात। मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमारे माइंस एंड मिनरल्स के शोबे को कौन देख रहा है? कोई मिनिस्ट्री देखती है या SIFC देख रही है? इसको इस वक्त जो है वो तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि ये देखें, शुरू तो ये MI के अंडर हुआ था, क्योंकि वही लीडिंग रोल प्ले कर रहे थे और वही हमारी सारी मीटिंग्स में बैठा करते थे। कौन से सन की बात कर रहे हैं? ये मैं कर रहा हूँ 2022 की। तो ये वो वक्त था जब मैंने दिन रात को 3-3 4-4 बजे तक काम किया। बिकॉज ये एक तो मैंने कहा ना, दिस क्लोज टू माई हार्ट, दिस इज समथिंग विच आई स्टार्टेड विद। दूसरी बात ये कि अपने लोगों को ही इस्तेमाल किया, सारे उन लोगों ने काम किया, लेकिन ये मैं ही देख रहा था इसको। 2022 में शुरू हुआ था। तो और फिर उनके साथ बहुत सारी बैरिक गोल्ड के साथ मीटिंग हुई। यकीन माने बैरिक गोल्ड में कुछ ऐसे लोग थे, बहुत अच्छे लोग भी थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो इंतहाई बदतमीज़ थे। यानी वो बदतमीज़ इसलिए थे कि ताकि कोई दूसरा सामने बोल ना सके। ठीक है, तो हमारे सामने गोरा बोलता है ना, तो हम तो वैसे ही बैठ जाते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, तो बाहर का पढ़ा हुआ हूँ और बहुत ज़्यादा काम किया हुआ मैंने, तो मुझ पर इन चीज़ असर नहीं कर रही थी। मुझे बताएं तो फिर बैरिक गोल्ड ही क्यों? कोई और ऑप्शन नहीं था हमारे पास? दुनिया की और बड़ी कंपनी है। नहीं, असल में देखिए, यहाँ तो $11 बिलियन की जो 6 बिलियन डॉलर की पेनल्टी लगी थी और जो 11 की हो गई थी, वो तो बैरिक गोल्ड की वजह से हुई थी ना। वो देखिए, बैरिक गोल्ड और एक थी कैनेडियन कंपनी और एक थी एंटाफोगोस्टा जो कि चिलियन कंपनी थी। इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर था जिसका नाम था टेथियन कंपनी। ठीक है,
तो जो टेथियन कॉपर थी, जो इनिशियली जो थी वो थी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन उन्होंने क्या करा, जब टेथियन कॉपर के नाम से जो खरीद लिया उसको, जब टेथियन कॉपर थी ना, तो इन्होंने अपने बिजनेस का जो ओरिजिन है वो ऑस्ट्रेलिया ही रखा। लेकिन हुआ ये कि एंटाफ अगुस्टा अलग हो गई, तो टेथियन कॉपर तो वैसे ही डिसॉल्व हो गई। तो अब ये बैरिक गोल्ड कनाडा की कंपनी है। लेकिन आपने कहा कि कोई और क्यों नहीं, ऐसा हो नहीं सकता था ना, आप तो फंस गए थे। वही भुगत रहे हैं अब हम, वही भुगत रहे हैं। और लेकिन देखें, भुगत रहे हैं ना, इसके अंदर बहुत सारे तरीके थे जो कर सकते थे, जो मुझे नहीं करने दिए गए। अच्छा, मसलन क्या कर सकते थे आपके हाल? मैंने आपको बताया ना कि लैब होती, यहाँ भी लैब होती, और कंट्रोल ऐसा होता कि ऐसी तैसी हो जाती, और आपके अपने लोग वहां पे भी जाते जहाँ ये कर रहे थे काम। ये काम होता है दियानत से, शराफत से, अमानत से। नहीं तो जा तो अब भी सकते हैं हमारे लोग, क्या वहाँ नहीं जा सकते जब हमारे शेयर हैं? उसमें नहीं है, एग्रीमेंट में नहीं है, बहुत आसानी के साथ मना कर सकते हैं, इंतहा बदतमीज लोग हैं। अच्छा, मतलब ये एग्रीमेंट में है कि जहाँ माइनिंग हो रही है हम वहाँ की साइट पर नहीं जा सकते? नहीं, लिखा हुआ है, लेकिन बनाने का कोई अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। नहीं मतलब लिखा हुआ मुझे याद नहीं आ रहा कि है, लेकिन मैंने श्योर वर्ड डाला था इसके ऊपर कि दोनों एंड के ऊपर होना चाहिए, एक एंड पे भी नहीं। मैं चाह रहा था कि ये ना हो कि बीच में पाइपलाइन में कोई गड़बड़ हो जाए। अच्छा, नहीं मैं इस पॉइंट पे ज़रा क्लियर करना चाह रहा हूँ, जहाँ पर यहाँ से मिनरल्स निकल रहे हैं, माइंस निकल रही हैं, वहाँ पर कोई पाकिस्तानी नहीं जा सकता, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो रुकावट नहीं है, ये तो रुकावट नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, आप कह रहे हैं ना वो मना करते हैं, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, या नहीं देखें, हम पाकिस्तानी तो हर जगह जा सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन नेचुरली वो हमें इतना हद तक तो नहीं जाने देंगे कि हम उनके जो प्रोसेसेस हैं उसके साथ टैम्पर करें या उसके अंदर उनको मशवरे दें। मशवरे तो वो हमारे बिल्कुल नहीं तस्लीम करेंगे, मशवरे तो हमारे लिए उनके लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। दुनिया में और भी बहुत से मुल्क हैं जिनके पास बेपनाह मादनियात हैं, जैसे कॉन्गो कह लें, अफगानिस्तान कह लें, बर्मा का नाम आता है, पापा न्यू गिनी भी है। बिल्कुल सही है। तो मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान भी वैसी स्टोरी है कि बे इंतहा मादनियात हैं और उसको जो है हम अपने एज अ वसाइल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? सर मैं, पता है आप फैसल, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल किया है आपने। जिन कंट्रीज़ के आपने नाम लिए ना, इनमें मिनरल्स से मेटल्स की एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी हद तक इंडस्ट्रियलाइज हो चुकी है। अच्छा, हम उस लेवल पे क्यों नहीं गए? आपको पता है ऑयल एंड गैस में भी हम, मेरा ख्याल इसलिए चले गए कि गोरे इसको ओपनली देख रहे थे उस ज़माने में। और देखें ना, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो सुई गैस की पाइपलाइन जो उस ज़माने की टेक्नोलॉजी में 1952 में डिस्कवर हुई है, और 1955 में पाकिस्तान में कराची के अंदर गीज़र चलने लगे थे, और 1956 में या 57 में पिंडी चली गई थी। तो क्योंकि सुई को अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत के तौर पे पाकिस्तान में, आपकी बात से बात करूंगा, 1952 में डिस्कवर हुई है, लेकिन इट इज़ राइट इन द सेंटर ऑफ पाकिस्तान। लेफ्ट भी जा सकती है, राइट भी जा सकती है, राइट भी जा सकती है, नॉर्थ भी जा सकती है। भाई नॉर्थ गई पिंडी, साउथ गई कराची, बस थोड़ा सा कोयटा भी करीब था, लेकिन लोग कहते हैं कोयटा में इतनी देर लग गई। अरे कोयटा में इतनी देर लग गई, 7 माउंटेन हिल्स हैं बीच में, इतनी आसान नहीं थी वो। इट वॉज अ मार्वल। लोग ये तो कहना बहुत आसान है कि कोयटा तो यहाँ करीब है और कोयटा में नहीं गई। अरे कोयटा में कैसे जाती जब बीच में ये हिल है, फिर ये हिल है, फिर ये हिल है। जरा लोग चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में बताने की ज़रूरत है लोगों को। क्या सुई का जो ज़ख़ीरा था गैस का, उसे हमने बेदरेग इस्तेमाल किया है? फैसल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें 1952 में डिस्कवर हुई है, और एक वक्त ऐसा था कि पूरे पाकिस्तान की गैस की कंजम्पशन का जो ठेका है, लोड है, वो सुई गैस ने लिया हुआ था। दूसरी गैस फील्ड डिस्कवर नहीं हुई थी। तो सुई का इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन सुई उस वक्त इतनी ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं थी। बाद में बड़ी फील्ड और भी दूसरी भी डिस्कवर हुई, लेकिन सुई का एक बड़ा मेजर रोल था। और ज़ाहिर है कि सुई का इस्तेमाल भी बहुत हुआ। बेदरेग आप सोच सकते हैं कि आखिर क्यों माचिस नहीं जलाते थे लोग और रात को छोड़ देते थे। 1990 के अंदर हम CNG पे चले गए। क्यों चले गए? यानी सुई जो है वो 1000 मिलियन प्रोड्यूस कर रही है, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, उसमें आपने 325 जो है वो आपने CNG फॉर्म में देना शुरू कर दी। अब आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, CNG क्या है?
आपकी गैस जब प्रोड्यूस होती है ना वेल साइड के ऊपर, वेल हेड के ऊपर, तो वो आती है तकरीबन 1400 पाउंड पर स्क्वायर इंच, उसका प्रेशर होता है। अब आपको सिर्फ इक्वेट करता हूं मैं, आपको पता है ना रोड पे कभी कभी धमाके हो रहे होते हैं, जब टायर फटते हैं, पता है टायर में कितना प्रेशर होता है? 50 PSI, 40 PSI। गाड़ी के अंदर तो 40 वैसे होता है ना, 32, 34, 40, और अगर ट्रक है तो 40-45 होता है। वो 1400 PSI की गैस होती है जो वहां से निकल कर आती है। अच्छा, जब निकल कर आती है तो जाहिर उसका प्रेशर ड्रॉप होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। अब जब वो रास्ते में बूस्टर कंप्रेसर स्टेशन लगाए हुए होते हैं ताकि गैस का प्रेशर बढ़ाया जाए ताकि वो यहाँ तक आ सके भाई। तो वो बूस्टर कंप्रेशन जगह जगह लगे हुए होते हैं, और वो सपोज कराची पहुंच गए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब कराची में बट ये जो पेट्रोल पंप हैं यहाँ पे उन्होंने खोले हुए क्या CNG स्टेशन। CNG स्टेशन क्या होते हैं? उन्होंने गैस की लाइन ली हुई है। अब वो गैस की लाइन में जो प्रेशर आ रहा है ना, वो आ रहा है 15 PSI। चले फॉर द सेक ऑफ आवर आर्ग्यूमेंट कहते हैं कि 50 PSI तक भी चला जाता है, जनरेटर वगैरह चलते हैं ना उससे। लेकिन जब CNG का सिलेंडर भरते हैं ना तो उनको इससे बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए होता है, 400-500 PSI का प्रेशर चाहिए होता है, क्योंकि उसको गैस जो होती है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर गैस के। जब आप इसको कंप्रेस करते हैं ना तो ये कंप्रेस हो जाते हैं। पानी कंप्रेस नहीं हो सकता, गैस कंप्रेस हो जाती है। तो ये 400 PSI पे जब कंप्रेस कर देंगे तो इतनी सी रह जाएगी, इतनी सारी गैस इतनी सी रह जाएगी। तो जब CNG का जो स्टेशन होता है, CNG का जो सिलेंडर होता है, उसके अंदर हमें मैक्सिमम गैस भरनी होती है ना, तो हम कंप्रेस करके भरते हैं। ठीक है। तो अब आप ये सोचें कि गैस आ रही है, अब आप उसने कंप्रेसर लगाया हुआ है ताकि उसको कंप्रेस करके भरें। कंप्रेसर लेता है एनर्जी। यानी कि जो चूल्हे इस्तेमाल करते हैं वो कुछ भी नहीं है जो CNG में हमने बेदरग इस्तेमाल की। तो फटता है। तो जब उसमें कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं तो कंप्रेसर इस्तेमाल करता है CNG, वो इलेक्ट्रिसिटी। तो आप क्या कर रहे हैं? डबल डिप। एक तो वो गैस आई बूस्टर कंप्रेसर से बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, फिर काम आते 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 वो पेट्रोल पंप पर आई उसी प्रेशर के ऊपर जैसे घर में आती है। उसके बाद आपने वहां पे कंप्रेसर स्टेशन लगा दिए और बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, ताकि वो इस लेवल पर आ जाए कि उसको आप गाड़ी में इस्तेमाल कर सकें। तो ये आप उसको डबल हिट कर रहे हैं, और उसके बाद आपने कर दिया उसको सब्सिडाइज। अब आप 1100 मिलियन में से 350 मिलियन आप दे रहे हैं CNG में। अच्छा, और आप ये समझ रहे हैं सुई गैस की वजह से कि 1000 साल तक चलेगी। तो ये हमारी रॉन्ग कैलकुलेशन थी जो हमने ये किया। रॉन्ग कैलकुलेशन थी। कुछ लोग, हमें पता नहीं था कि हमारे ज़खायर इतने रह गए। देखें, ये तो वैसे मैंने भी सुना है 100 साल के ज़खायर हैं सुई के पास। देखें 100 साल तो देखें 1952 में डिस्कवर हुई थी, इस वक्त 2024 चल रहा है, अभी भी डिस्कवर, अभी गैस तो प्रोड्यूस हो रही है ना। लेकिन दायरे के 1000 मिलियन होती थी, अब 324 रह गई है, 324 भी नहीं रह गई, अब तो 300 रह गई है। तो अब देखें जब गैस की प्रोडक्शन तो कम होती रहती है ना बेसिकली, तो इसका मतलब ये है कि ये तो नहीं है कि ख़त्म हो गई है, लेकिन ख़त्म के करीब ही है। तो मैं आपको बताऊँ, ये जो CNG लगाने वाले थे, मैं जानता हूँ उनसे, आपको मैं नाम नहीं लेना चाहता, बेचारों ने की बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये उनका ब्रेन चाइल्ड था। CNG लगाने का फैसला किसका था? नवाज शरीफ साहब का था? HDIP का फैसला था। HDIP ने, HDIP हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, जो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में आता है, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। उन्होंने 1990s की बात है, तो देख लें कि नवाज शरीफ की हुकूमत थी, बेनज़ीर की तो ख़त्म हो चुकी थी। तो लेकिन असल में देखें, ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, ये कन्विंस करते हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट को कि भाई हम ये करेंगे तो आपका तो वाह वाह हो जाएगी, क्योंकि ये तो गैस इस्तेमाल करेगी आवाम। एक तो घर वो रोटियां बना रही है, फिर उसके ऊपर वो तो उसके ऊपर गाड़ी चलाएगी, वो तो खुश हो जाएगी, और गैस तो बहुत है पाकिस्तान में। ये जब वो कह रहे थे गैस तो बहुत है पाकिस्तान में, अगर वो एनालिसिस करते, जो कि उन्होंने किया होगा, मैं नहीं मानता, ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान के बड़े बड़े तेज और चालाक होते हैं। फिर आप ये कह रहे हैं कि ये मिसकैलकुलेशन भी थी, असल वजह ये बनी कि हमारे नए ज़खायर दरियाफ्त नहीं हुए, ये एक बड़ा रीज़न था। अगर अगर मैं चले देखें, आई गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू दीज प्लानर्स, HDIP में, हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में, तो अगर मैं ये समझूं कि बेनिफिट ऑफ डाउट दूं, वो ये समझ रहे होंगे कि भाई अगर पाकिस्तान तो इतना ऑयल गैस रिच कंट्री है, तो कोई बात नहीं, अगर सुई खत्म भी हो जाएगी तो एक और सुई डिस्कवर हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान में आखिरी जो बड़ी गैस फील्ड डिस्कवर हुई है ना, वो 1989 में हुई है। कौन सी? कादिरपुर।
उसके बाद नहीं हुई कोई भी? तो एक और ख्याल ये किया जाता है कि ईरान हमारा पड़ोसी है, तीसरा बड़ा जो मुल्क है जो ऑयल और गैस के बड़े ज़खायर रखता है। तो एक ख्याल ये भी किया जाता है कि ईरान हमारे ऊपर असरअंदाज होता है, हम बलूचिस्तान में इसलिए ज़्यादा ड्रिलिंग नहीं करते क्योंकि ईरान नाराज़ हो जाता है हमसे। क्या ये बात सही है? यार फैसल भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने, क्योंकि मैंने जियोलॉजिकल फील्ड वर्क बहुत किया, पूरे पाकिस्तान में घूमा है मुख्तलिफ रॉक्स कलेक्ट करने के लिए और मेजरमेंट्स करने के लिए। मुझे बड़ी हैरत होती थी कि जब हम जाते थे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फीड करने के लिए, तो मैं बैठा हुआ हूँ, मतलब आप ईरान और बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है वो इधर है, और मुझे करक में और कोहाट में सुनने को मिल रहा है कि ईरान पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस कर रहा है। हैरत की बात होती थी। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि पाक ज़मीन के अंदर कोई नहरें या दरिया नहीं बह रहे ऑयल एंड गैस के। पॉकेट्स होते हैं, फिर नॉन ऑयल एंड गैस का एरिया आ जाता है, फिर ऑयल एंड गैस का एरिया आता है। ऐसा नहीं होता कि कोई नहरें बह रही हैं और बलूचिस्तान की तरफ से नहरें पाकिस्तान की तरफ आ रही हैं और पाकिस्तान अगर यहाँ पे करेगा तो उनकी नहरों पे फ़र्क पड़ेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। नहरों की फॉर्म में होता तो क्या बात थी। दुनिया की सबसे बड़ी फील्ड जो गवार है 100 बिलियन बैरल्स की सऊदी अरेबिया के अंदर, उसमें भी नहर नहीं है, यानी ख़त्म हो जाती है वो, उसके बाद फिर नई फील्ड शुरू होती है या नई फील्ड नहीं शुरू होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान जहाँ का जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, उससे जब आप बलूचिस्तान से वेस्ट में ईरान में ट्रेवल करना शुरू करते हैं तो 1000 किलोमीटर तक आपको कुछ नहीं मिलता। 1000 किलोमीटर तक कुछ नहीं मिलता, बैरन है, बिल्कुल बैरन है। उसके बाद जाग्रोस की माउंटेन बेल्ट शुरू होती है। ये जाग्रोस की माउंटेन बेल्ट वो है जो कि इराक और ईरान का बॉर्डर है। और ये जाग्रोस की माउंटेन, आपने प्लेट्स का तो जिक्र सुना होगा ना, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। तो ये अरेबियन प्लेट है ना, ये दुनिया के 3/4 ऑयल के रिजर्व्स होल्ड करती है। ठीक है, 3/4 यानी 1/4 बाकी दुनिया में है, तो 3 हिस्से यहाँ हैं। तो 3/4 रिजर्व करती है अरेबियन प्लेट। तो ये जो जाग्रोस है ना, इट इज पार्ट ऑफ अरेबियन प्लेट। यहां इस बाउंड्री से जब ईस्ट में यानी पाकिस्तान की तरफ आते हैं, 1000 किलोमीटर दूर हूं अभी पाकिस्तान से मैं, इस जगह पे आके अरेबियन प्लेट खत्म हो जाती है और यूरेशियन प्लेट शुरू होती है, जो पाकिस्तान के नजदीक है, जो कि पाकिस्तान के नजदीक और पाकिस्तान तक आ रही है। ठीक है। तो आप ये सोचें कि जो अरेबियन प्लेट का पार्ट है, बेसिकली इट इज द ब्लेसिंग ऑफ द अरेबियन प्लेट विच इज जो कि प्रोवाइड कर रही है ईरान को और सऊदी अरेबिया को और कुवैत को और कतर को और इराक को उसी किस्म के रॉक्स और उसी किस्म की जियोलॉजी जो कि ऑयल एंड गैस के लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल है। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान, अगर आप कहें ना इराक, अगर हुर्मुज़ की ये जो बेल्ट है ना, क्या कहते हैं अपनी जाग्रोस, ये जाग्रोस बेल्ट आके समुंदर पे आके स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे ख़त्म हो जाती है। अच्छा, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ईस्ट में गल्फ ऑफ ओमान है और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के वेस्ट में जो है वो पर्शियन गल्फ है। गल्फ ऑफ ओमान इतनी बैरन है कि कुछ भी नहीं है उसमें, और पर्शियन गल्फ भरी हुई है। अच्छा, तो ये बिल्कुल गलत, इसे फैलेसी के इंडिया पाकिस्तान ईरान पाकिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहा है। दुनिया में कोई कंट्री किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकता आजकल के ज़माने में। हर कंपनी का अपना नेशनल इंटरेस्ट है। अगर कोई चीज़ इसमें होती है, और पाकिस्तान PPL ने वेल ड्रिल भी किए हैं, ऐसे बात नहीं है, और फेल हुए हैं, तो ये ऐसा होगा नहीं, ऐसा होता नहीं है कि कोई उनका इन्फ्लुएंस है तो हम वेल नहीं डील कर रहे हैं। भाई उनका इन्फ्लुएंस अगर होता तो अपने यहाँ तो काम करते हैं वो उसी एरिया में जो पाकिस्तान से एडजेसेंट है, ठीक नहीं है ना। तो उनकी अगर मैं आपको नक्शा बना के दिखाऊं, तो बल्कि आपको मैं नक्शा दूंगा, आप लगा दीजिएगा उसके अंदर कि जो ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर से आप चलेंगे तकरीबन 800 से 1000 किलोमीटर दूर, तो वहाँ से एक जाग्रोस बेल्ट शुरू होती है जो इराक और ईरान का बॉर्डर है, और ये भरा हुआ है ऑयल एंड गैस से। और फिर उसके वेस्ट में जब अरेबियन प्लेट पे आते हैं तो ऑयल गैस ही गैस, ये इराक की बात कर रहा हूँ, ईरान की भी बात कर रहा हूँ। उसके बाद साउथ में आते हैं तो कुवैत है, सऊदी अरब है, ये है वो है, भरा हुआ है सऊदी अरब। और आपको पता है 1932 के अंदर गैस ऑयल डिस्कवर हुआ था सऊदी अरब में, 1905 में ईरान में डिस्कवर हुआ था, 1932 में डिस्कवर हुआ था, 1928 में डिस्कवर हुआ था इराक में। ये तो अंग्रेज़ ने जब
इस एरिया को जो रीडिफाइन की थी, इसकी ज्योग्राफी, जब फुटे से उन्होंने लाइनें लगाई थी, तो बेसिकली लाइन लगाने के पीछे यही था ना कि पता था ना कि यहाँ पे ऑयल एंड गैस तो मौजूद है ना, सारा कुछ एवरीथिंग। अच्छा मोइन साहब, ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान समंदर के बीच में ड्रिलिंग करने से कतराता है या शायद सलाहियत नहीं है, ये क्या ये बात सच है? सलाहियत नहीं है, सही है, घबराता है इस सेंस में कि सलाहियत नहीं है। समुद्र की सतह अगर आप देखें ना, जो नीचे है, जी जी, समुद्र की जो बेस है, वो उसी तरीके से है जैसे लैंड है, आप पानी हटा दे तो लैंड बन जाएगी। तो पाकिस्तान में समुंदर में तकरीबन कितने वेल ड्रिल हुए हैं? 18 वेल ड्रिल हुए हैं, 18 वेल ड्रिल हुए हैं। 4 बलूचिस्तान में हुए हैं, तकरीबन 14 के करीब इंडस बेसिन में हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान में बड़ी हैफहजर्ड तरीके से एक्सप्लोरेशन हुई है, बाहर की कंपनी ने भी काम किया, आती हैं कहती हैं कि हम यहाँ काम करेंगे, एक एरिया ले लेती हैं और वो काम करती हैं, उसके बाद वहाँ पे सब कुछ करती हैं, डी रिस्किंग करती हैं। इसके अंदर एक प्रोसेस है जिसको हम डी रिस्किंग बोलते हैं, कि डी रिस्क इतनी कर लें कि अब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि अब यहाँ आप ड्रिल कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डी रिस्किंग। डी रिस्किंग करती हैं, ड्रिल करती हैं, नाकाम होती हैं, चली जाती हैं। अब पाकिस्तान के अंदर 10 साल तक एक्सप्लोरेशन नहीं होती ऑफशोर के अंदर। महंगा काम है ना। आपको बताएं कि ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये जो एक्सप्लोरेशन होती है ऑफशोर के अंदर, ड्रिलिंग जो होती है, तकरीबन को 30, 35, 40 मिलियन डॉलर खर्च होते हैं यार, एक ड्रिल में, एक ड्रिलिंग में। अभी आपको इसका बताता हूँ ना मैं आपको, ये तकरीबन 70-80 मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं इसके अंदर, ये जो केकड़ा है। अच्छा हाँ, ये बल्कि केकड़ा का भी मुझे पूछना था। ये इमरान खान के दौर में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और समंदर के अंदर ड्रिलिंग थी और इमरान खान बड़े पुरुमीद थे, उन्होंने बल्कि ऐलान भी कर दिया था कि बहुत अच्छी बड़ी खुशखबरी आने वाली। ये कहानी क्या है? ये थोड़ा सा इमरान खान साहब जो है उसमें आपकी कंपनी कर रही थी ये ड्रिलिंग? नहीं, ENI थी, इटालियन कंपनी, जो कि दुनिया की 7वीं बड़ी कंपनी है, और साथ में वो ऑपरेट कर रही थी, और बाकी 3 कंपनी थी, वो GDCL 25%, PVL 25% और एक्सॉन मोबिल जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो बाद में आई थी 25%। और एक्सॉन के मोबिल के आने के बाद थोड़ी सी इसके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ी थी, और हमें भी एहसास हुआ था कि ये हुआ था कि यार एक्सॉन मोबिल अगर आ गई है तो इसमें यकीनन उन्होंने भी बहुत कुछ देखा होगा, इंटरनेशनल कंपनी। लेकिन जब ड्रिल हो चुका और ड्रिल होने वाला था, खैर वो जाके उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया करते थे, और जब प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया करते थे तो नेचुरली एक ह्यूमन साइकोलॉजी को उसको एग्जेजरेट करते थे। तो उन्होंने एग्जेजरेट करके इमरान खान को बताया कि भाई यहाँ पे नीचे जो है पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, और बहुत बड़ा पहाड़ हमने देखा है उसके अंदर। हम जब समुद्र की बॉटम में पहुँच जाएंगे तो पहाड़ नज़र आ जाएगा, और फिर पहाड़ के अंदर ड्रिल करेंगे, और पहाड़ इतना बड़ा है कि पाकिस्तान की तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। नेचुरली मिस इन्फॉर्मेशन थी और उनको खुश करने के लिए एग्जेजरेट किया गया, लेकिन इमरान खान साहब ने इसको टेक्निकल लोगों से कंफर्म नहीं किया, बल्कि उसको फेस वैल्यू पे ले लिया। अच्छा, हुआ ये कि क्योंकि वो उसको ज़ाहिर को ज़माने के अंदर कुछ गलती वगैरह भी कर रहे थे, तो पॉलिटिकली वो उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया इसको, और वो क्या कहते हैं, अनफॉर्चुनेट बात ये हुई कि जब हम इसको डील कर रहे थे और डील करके फाइनली उस पर पहुँच गए थे, और अब क्योंकि इसकी जो कॉस्ट थी इस ड्रिलिंग रिग की, वो थी $500,000 पर डे। ठीक है, तो हमें सारे डिसीजन बड़े क्विक लेने पड़ते थे इसके अंदर। तो जो हमारे पास जब सारी लॉग आए, इसको हम लॉग बोलते हैं, जो अंदर से डाटा आता है, जब हमारे पास सारे लॉग आए, हम इसको एनालाइज कर रहे थे, और बड़े कॉम्प्रिहेंसिव किस्म के लॉग थे, तो मेरी पूरी टीम ने उसको एनालाइज़ किया, और उन्होंने कुछ सजेशन दी मुझे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद जियोलॉजिस्ट हूँ। तो उन्होंने मुझे पूरी प्रेजेंटेशन दी, और मैंने कहा कि ठीक है, इसके अंदर तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इसको हम प्लग एंड अबंडन कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त तो इमरान खान साहब पेशावर के अंदर भी बता रहे थे कि भाई हमने इतनी बड़ी डिस्कवरी कर ली है। वो थोड़ी अनफॉर्चुनेटली बैकफायर हो गई, क्योंकि उसी वक्त थी जब हम ये काम कर रहे थे, और वो उसका अबंडन कर रहे थे, यानी हम उसको ख़त्म कर रहे थे, बंद कर रहे थे, सीमेंट कर रहे थे। तो बात ये होती है, तो ये बड़ी कंपनीज इतनी एक्साइटेड क्यों थी? उन्हें भी तो कुछ नज़र आया होगा। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, जब ये वेल हमने ड्रिल किया तो उसको हमने किया 16% चांस ऑफ सक्सेस के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब ये था कि इसमें 84% चांस ऑफ फेलियर था। तो हम ये भूल जाते हैं कि जब हम कोई वेल ड्रिल कर रहे होते हैं, कोई भी कर रहे होते हैं, तो उसमें चांस ऑफ सक्सेस चांस ऑफ फेलियर से बहुत कम होता है। तो लेकिन हम कम चांस ऑफ सक्सेस की वजह से हम उसको रोकते नहीं हैं। हम देखते हैं कि यार इसके अंदर ये भी हो सकता है, ये भी बढ़ सकता है, ये भी बढ़ सकता है, तो हम ड्रिल कर जाते हैं। और क्योंकि ये ऑफशोर की एक्सप्लोरेशन है, तो ये अकेली कंपनी नहीं कर सकती है, इसको कम से कम 3-4 कंपनियों का एक कंसोर्शियम बनाना पड़ता है इसको, और इस केस में बनाया भी गया। तो वो होपफुल तो बहुत थे। नहीं, जब इतने सारे पार्टनर्स जमा हो जाते हैं
तो उसके जो अखराजात आ रहे होते हैं तो वो सब मिलके बर्दाश्त करते हैं या मेज़बान जो जैसे पाकिस्तान है स्प्लिट हो जाता है, वो स्प्लिट हो जाता है, 25% ईच स्प्लिट हो गया वो। और लेकिन उसका नतीजे में जो डाटा हमें हासिल हुआ उससे हमें बहुत कुछ पता लगा कि ये जो पर्टिकुलर जिस एरिया को हम कर रहे थे, अब इसके अंदर जो है कोई बहुत ज़्यादा, अगर हम फ्यूचर में भी इस तरह की चीज़ें देखेंगे तो उसके अंदर मिलेगा नहीं। अच्छा। तो हमें इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। बस ये कि इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर दोस्तों, उनके साथ थोड़ी सी ज्यादती हो गई कि उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट सिर्फ उसी वक्त कर दी जब ये, अभी दिस वाज जस्ट बैड लक। ठीक है, अदरवाइज बड़ी कंपनियां थी, होप्स के साथ जाती हैं, बहुत जगह ऐसा होता है कि होप्स के साथ जाती हैं लेकिन कुछ भी नहीं निकलता। अच्छा सर, अब कुछ ऑयल रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का कितने फीसद ऑयल जो है वो खुद प्रोड्यूस करता है? देखें, पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन कुछ 64,000 या 67,000 बैरल्स पर डे। मुझे परसेंट में बताइएगा कितने परसेंट है ये पाकिस्तान? 17%। और बाकी सब हम इंपोर्ट करते हैं? बाकी हम सब इंपोर्ट करते हैं, तकरीबन 4.25 लाख के करीब। इसका क्या रीज़न है कि ईरान हमारे बराबर में है और वो तेल पैदा करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है, तेल और गैस पैदा करने वाला, और हम इतने कम नंबर पर हैं? हम ईरान से ले नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। हमारा जो नेबर है इंडिया, वो तो ईरान से भी लेता है, रूस से भी लेता है। सर इसके चांसेस ज़्यादा नहीं है अगर वहाँ पे इतनी ज़्यादा मिकदार में ऑयल और गैस निकल रहा है। गैस दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकते? यहाँ की जियोलॉजी डिफरेंट है। दिस इज नॉट अरेबियन पार्ट ऑफ अरेबियन प्लेट। हमें ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के अंदर जो अरेबियन प्लेट के जो कंट्रीज हैं, मैं आपको नाम बता सकता हूँ अरेबियन प्लेट के कंट्रीज के, उसमें ईरान है, इराक है, पार्ट ऑफ सीरिया है, कुवैत है, कतर है, सऊदी अरेबिया है और अबू धाबी है। पाकिस्तान नहीं आता। पाकिस्तान इज़ अ डिफरेंट सिस्टम। पाकिस्तान को आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये मिडिल ईस्ट है। और यही वजह है कि ईरान के गैस के रिजर्व 1200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट हैं। पाकिस्तान के जो अब तक के रिजर्व, गैस रिजर्व जो हमने डिस्कवर किए हैं, वो 64 हैं। ये मगर बात सोचनी पड़ेगी हमें, ये तो हकीकत है, ये है। और पाकिस्तान कभी मिडिल ईस्ट नहीं बन सकता। लेकिन हमने पाकिस्तान में एक्सप्लोरेशन जो करी है ना, बड़े बड़े लिमिटेड एरिया में करी है। हम उन एरियाज में गए नहीं जो कि ज़्यादा ख़तरनाक हैं, इन द सेंस के उसमें चांस ऑफ सक्सेस कम है, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है, ऐसी एक्सेस के प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड बिल्ड करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और ये एरिया पाकिस्तान का तकरीबन 75% बनता है, जो अभी तक हमने टच नहीं किया। जिसको मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की थी 1985 में, तो पाकिस्तान में 26 इंटरनेशनल कंपनी काम कर रही थी। ठीक है, जो माइनिंग करती थी, ऑयल की डीलिंग करती थी, ऑयल के लिए करती थी। 26 कंपनीज काम कर रही थी, जिसके अंदर सारी कंपनी जो थी ना, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, ब्रिटिश कंपनी थी, उसके अंदर अमेरिकन कंपनीज थी, उसमें कैनेडियन कंपनीज थी, और कोई भी ईस्टर्न यूरोपियन कंपनी नहीं थी। और आज अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में एक नाम सुना होगा UEP, जो कि चाइनीज़ कंपनी है। आपने नाम सुना होगा मॉल, जो कि हंगरी की कंपनी है। और आपने नाम सुना होगा एक पोलिश कंपनी का जो POGC के नाम से करती है। बस ये कंपनी है पाकिस्तान में, बाकी सारी जा चुकी हैं। और ये सारी क्यों गई हैं? ये कहते हैं कि जनाब ये है और वो है, और हमारी वो सही नहीं है, क्या कहते हैं, हमने उनको सही तरीके से डील नहीं किया। नहीं से असल में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लो हैंगिंग फ्रूट पाकिस्तान में नहीं रहे। ये बड़ी बड़ी कंपनी जो पाकिस्तान में आती हैं, वो आती हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स के लिए, ताकि कोई बड़ी डिस्कवरी हो जाए, देख लें। लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब ये है कि ये जो पाकिस्तान का सेंट्रल कॉरिडोर है ना, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा अच्छा है, यहाँ पे गैस भी की पाइपलाइनें भी बिछी हुई हैं, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, और बड़ी बड़ी गैस की डिस्कवरी हुई भी है यहाँ पर, ऑयल की भी। लेकिन अब इससे बाहर निकलना पड़ेगा, इससे बाहर निकलना बड़ा महंगा है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखें, जो बाहर की कंपनीज होती हैं उनके लिए तो हराइजन बड़ा बिग होता है ना, पूरी ज्योग्राफी दुनिया की खुली हुई होती है। अब बात यह है कि पाकिस्तान में रह गई है पाकिस्तान पेट्रोलियम, OGDCL, मारी पेट्रोलियम। अब ये 3 कंपनी, हमारी पेट्रोलियम अच्छा काम कर रही है। अब ये 3 कंपनीज हैं, इन 3 कंपनीज के सर्कुलर डेट भी हैं। मैंने आपको बताया कि सर्कुलर डेट क्यों बढ़े हैं, इसकी भी कुछ बहुत सारी सियासी रीजंस हैं जो कि नहीं करनी चाहिए थी इनको। अब तो हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं इस बात को कि आखिर क्या वजह थी कि हमने कोई काम नहीं किया और हम 1100 मिलियन क्यूबिक फीट LNG के ऊपर चले गए।
क्या वजह थी कि हम एलएनजी के इतना ज़्यादा प्यासे थे कि एलएनजी 1100 एलएनजी के हम 14 मिलियन डॉलर पर डे दे रहे हैं, पर डे। और 2900 मिलियन जो इंडिजिनस गैस है उसके दे रहे हैं हम 8 मिलियन डॉलर। 2900 और 11, तो आखिर क्या वजह? और ये 11 जो दे रहे हैं ये नेट दे रहे हैं, वो जो दे रहे हैं 8 मिलियन, उसमें से 4 मिलियन जो है वो सिर्फ जा रहा है। तो ये बड़ा अहम सवाल है कि आखिर क्या वजह थी। हुआ ये था जनाब वाला कि जब ये फैसला किया गया था कि एलएनजी पाकिस्तान का फ्यूचर है, तो उस वक्त लाइसेंसिंग राउंड नहीं हुए थे, नए एरियाज नहीं दिए गए थे ताकि नई एरियाज में ऑयल एंड गैस कंपनीज लेती और उसमें काम करती। उसको रोक दिया गया था। अच्छा। और ये तकरीबन कोई 6-7 साल तक ये रुका रहा है। और ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में एलएनजी की डेवलपमेंट हो रही थी। एलएनजी तो सारी इंपोर्ट ही होती है ना पाकिस्तान में, सारी, और नेट देते हैं आप उसको। तो होता क्या है, जो कतर बकेट से लेते हैं, कतर से लेते हैं, कुछ हम ENI वाले हमें, कुछ इंडोनेशिया से भी ला के देते हैं। हमने 3-4 कंपनी से मुआहदे किए हैं, हमारा तकरीबन 11 कार्गोज आते हैं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा था वो उसके ऊपर अभी काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, या अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से रोक दिया? उस पर कोई काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान ईरान तो हमें आर्बिट्रेशन में भी लेके गया, लेकिन हमारे पास अमेरिकन प्रेशर इतना है कि हम उसको कर नहीं सकते। सर उधर इंडिया तो खरीद रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते? इंडिया गैस तो नहीं खरीद रहा उनसे, इंडिया तो ऑयल खरीद रहा है। लेकिन खरीद ये रहा है, जो मगर पाइपलाइन थी ना, ये IPI के नाम से थी, इंडिया पाकिस्तान इंडिया, सॉरी ईरान पाकिस्तान इंडिया। सर ये मैं आपको बताऊं, ये सबसे सस्ती गैस थी। देखिए ईरान के ऊपर इतनी सैंक्शंस हैं कि वो तो अपनी गैस, ईरान दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट गैस रिजर्व पे बैठा हुआ है। पाकिस्तान के गैस रिजर्व में 64 TCF, ईरान की 1200 TCF। अब आप सोचें 12 TCF और प्रोड्यूस बेचारा कुछ भी नहीं कर रहा, तो इस पाइपलाइन में डालेगा तो वो यार सस्ता आपको देगा। $13 में तो कम से कम LNG नहीं देगा वो। LNG तो खैर दे भी नहीं रहा, वो तो पाइपलाइन के अंदर आ रही है। LNG थोड़ी सी महंगी इसलिए होती है कि LNG बनाना बहुत मुश्किल होता है, उसको लिक्विड फॉर्म में लेके आना जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि फिर अब ये जो हमें अदालत में लेकर चला गया था ईरान, तो हमने फाइन पे करने पर एग्री किया है या इसको होल्ड किया हुआ है, ये मंसूबा दोबारा से शुरू होगा? ईरान देखें, बहरहाल आप कुछ भी कह लें, ईरान एक फ्रेंडली कंट्री तो है, तो पाकिस्तान को इस लेवल पर तो नहीं लेकर जाएगा जिस पर बैरिक ले गई थी। ठीक है, आर्बिट्रेशन तो नहीं लेकर जाएगा, एक प्रेशर है एक बिल्ड करने के लिए, ताकि अमेरिका को भी एहसास हो इस बात का कि भाई अब हमारे पास चॉइस कम रही है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ अमरीकी दबाव है जिसकी वजह से हम ये गैस पाइपलाइन, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, और ये दबाव इंडिया पे नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि इस मंसूबे में इंडिया भी शामिल था, तो अगर जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान ईरान से चलनी थी, पाकिस्तान ने अपने हिस्से का जो है काम मुकम्मल करना था और फिर इंडिया जाना था, तो क्या इंडिया ये का भी इंटरेस्ट था, सही हाँ, कह रहे हैं। तो क्या इंडिया हमें किसी अदालत में नहीं लेके जा सकता कि भाई ईरान भी राजी हैं, हम भी राजी हैं, बीच में पाकिस्तान काम नहीं कर रहा? या देखें, आपका यू हैव वेरी वैलिड पॉइंट, रियली यू हैव वेरी वैलिड पॉइंट कि इंडिया कहे कि भाई क्योंकि इंडिया को तो सैंक्शन का कोई इशू नहीं है, तो इंडिया ये कर तो सकता है क्योंकि गैस तो सस्ती उसको मिलेगी और इंडिया भी गैस हंगरी है। बाय द वे मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए पूछा था, लोग ये ना कहें इंडिया को रास्ता दिखा रहा हूं मैं। मगर इसमें वजन है, और नहीं हमारे दिखाने ना दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ऊपर इंडस्ट्री प्लानर्स बैठे हुए ना, ये बहुत घाघ किस्म के लोग होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद रखें कि मुस्तकबिल में काम हो सकता है इसके ऊपर, होल्ड है या इसको बिल्कुल वाइंड अप कर दिया गया? ईरान ये नहीं, मेरा ख्याल है वाइंड अप तो कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि IP हमेशा मैप पे नजर आती है। IP भी नज़र आती है, तुर्कमेनिस्तान वैली भी नज़र आती है, वो कि दोनों ही जो है वो नॉन स्टार्टर हैं फॉर सम रीज़न, एक तालिबान की वजह से और एक अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से। अभी मैंने एक प्रोग्राम में देखा था, वो ये कहा जा रहा था कि इंडिया हमारे जो समंदर के इलाके हैं उनके बहुत करीब ड्रिलिंग कर रहा है, और बहुत से कुएं तो ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान की समंदरी हदूद में आते हैं। ये बात सच है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, कुछ ऐसे पहले एक पॉडकास्ट तो नहीं आया था, कोई एक काइंड ऑफ वीलॉग था। एक साहब ने कहा कि भाई पाकिस्तान, इंडिया जो है तकरीबन 150 वेल डिग कर रहा है पाकिस्तान अपने कच्छ बेसिन में, और उस कच्छ बेसिन में अगर हम देखें तो एनालाइज करें तो उसमें 50 वेल तो पाकिस्तान के अंदर ही आएंगे। देखें, सबसे पहली बात यह कि 150 वेल डिग नहीं किए जाते, 150 वेल ड्रिल किए जाते हैं। डिग तो ट्रेंच की जाती है, सबसे पहली बात तो ये है। तो ये बिल्कुल ही टेक्निकल टर्म नहीं थी। दूसरी बात ये है कि मुझे दिखाइए भाई पाकिस्तान के 100-150 वेल कौन सा ड्रिल कर रहा है। एक वेल ड्रिल करने में तकरीबन $35 मिलियन की कॉस्ट आती है ऑफशोर में।
तो अगर 150 वेल ड्रिल कर रहा है तो 35,000 को आप 50% और लगा लें तो तकरीबन 52,000 मिलियन डॉलर, यानी कि 52 बिलियन डॉलर है। ये कहाँ से आएगी इंडिया के पास अमाउंट, और वो इसके अंदर क्यों ड्रिल करेगा सबसे। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कच्छ बेसिन में इंडिया ने कुछ वेल ड्रिल किए हैं और उसमें कोई इंडिकेशन नहीं है, कुछ ऑयल की इंडिकेशन है बहुत ही छोटी। और कच्छ बेसिन जो है वो एक्सटेंड कर रहा है इंडियन ऑनशोर में भी और पाकिस्तानी ऑनशोर में भी। और इंडियन ऑनशोर में भी उसके अंदर जो डिस्कवरी साइज है वो 1 मिलियन बैरल से भी कम है, और 1 मिलियन से बैरल से कम जो है वो इंतहाई छोटा साइज तस्वर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है? कोई टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक डिसइंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब हम इन फ्यूचर क्या देख सकते हैं कि आपके ख्याल में कोई ऐसे प्लान हैं जो जिसकी वजह से पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है? आज ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन हो या ये मादनियात? आपकी बात पे मैं आता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे रोड शोज़ का हिस्सा रहा हूँ। पास्ट में 2009 में भी हम गए थे दुनिया भर में। देखिए पाकिस्तान में दो एस्पेक्ट को सेल करने की ज़रूरत है। मादनियात तो अपनी जगह पे, वो तो जाहिर है कि जब तक कि ये प्रोविंशियल उससे नहीं निकलता और फेडरल उसमें नहीं जाता, ये इसकी पॉलिसी और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती। चाहे मान लें, चाहे कुछ भी कह दें, 18वीं अमेंडमेंट कह लें, कुछ भी कह लें, हम नहीं जा सकते। ऑयल एंड गैस में मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में ऑन शोर में हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान में जो काम करने वाली कंपनी PPL, OGDCL और मारी पेट्रोलियम, इन तीनों को टीम अप करना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान में देखें जितनी भी ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन होती है, क्योंकि इट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, और कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो PPL के पास, OGDCL के पास, मारी पेट्रोलियम के पास इतने फाइनेंशियल मसल्स नहीं है। एक तो फाइनेंशियल मसल ना होने की वजह एक और चीज़ है जो कि सर्कुलर डेट है। वो इसलिए कि तकरीबन पाकिस्तान का 80% जो बजट है, जो SSGC के पास, SSGPL के पास जो पैसे होते हैं, वो सारे के सारे सॉवरेन गारंटी के नाम से LNG के एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको चले जाते हैं। और सस्ती गैस पाकिस्तान की इस्तेमाल होती है, और लेकिन उससे कोई 1.5 गुना महंगी खरीदते, और उससे तकरीबन कोई 25% अमाउंट होती है, वॉल्यूम होता है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो पाकिस्तान को क्यों खुद तो ये काम नहीं कर सकता, पाकिस्तान को इन तमाम एरियाज़ की, यानी कि जहाँ जो सेंट्रल गैस कॉरिडोर है जिसमें कि तकरीबन सैचुरेशन आ चुकी है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा हमें। पाकिस्तान के बाकी 75% एरिया या 60% एरिया देखेंगे, वो 75% अगर हम कहते हैं तो 75% का सारा जो है वो प्रॉस्पेक्टिव नहीं होता, लेकिन कम से कम 45-40% होता है। तो उस 40% एरिया की बड़ी अच्छी स्टडीज़ करनी पड़ेगी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली जब हम स्टडीज़ करते हैं ना, उसमें बायसेस बहुत आ जाते हैं। इंडिविजुअल जो कर रहा है स्टडी, वो सारी की सारी अपने दिमाग में जो उसकी चीज़ें होती हैं ना, जिसको वो समझता है सही है, वो डाल देता है उसके अंदर। तो इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम काम करे इसके अंदर, ताकि वो चीज़ें जो हैं न्यूट्रलाइज हो जाए, जो बायसेस हैं न्यूट्रलाइज हो जाए। ये दुनिया भर में होता है, न्यूट्रलाइज करना बायसेस को। और ये जब स्टडी होगी तो इस स्टडी को जो है आप दुनिया भर में प्रेजेंट करें। और मैंने देखे हैं दुनिया भर में, जैसे मोरक्को है, दूसरी कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अफ्रीकन की, वो प्रमोशन डिपार्टमेंट्स हैं उनके, कि वो अपने एरियाज़ को इसको प्रमोट करते हैं, और यही चीज़ हमें भी करनी पड़ेगी। ऑफशोर के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, ऑफशोर का जो पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है ना, वो 800,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ऑफशोर का एरिया 320,000 स्क्वायर किलोमीटर है। पाकिस्तान का जो ऑफशोर है वो 2 एरियाज में डिवाइडेड है, एक तो बलूचिस्तान ऑफशोर और एक है इंडस ऑफशोर। अच्छा, इंडस ऑफशोर के अंदर भी 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है जो डेल्टा, नाम सुना होगा आपने, और एक कंपोनेंट है जो कि केकड़ा, जहां पे ड्रिल हुआ है। और यहां पर एक वेल ड्रिल हुआ था, टोटल ने ड्रिल किया था 2002 के अंदर, पाक G1 के नाम से, पाक G2 के नाम से। तो ये एरिया डेल्टा को रिप्रेजेंट नहीं करता। अच्छा, जो पाकिस्तान का जो डेल्टा है, जिसको इंडस डेल्टा कहते हैं, ये एनालॉग समझते हैं आप कि ये बिल्कुल उस जैसा है जहां पे दुनिया में डेल्टा में डिस्कवरी था। तो भाई बात ये कि पाकिस्तानी डेल्टा इतना ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो ड्रिलिंग हुई है इतनी हैपहज़र्ड तरीके से हुई है। इसका जो सबसे आसान सोल्यूशन है ना, सबसे आसान सोल्यूशन वो ये है कि पूरे पाकिस्तान की ऑफशोर के सी बेड का एक सर्वे कराना चाहिए।
इसको हम कहते हैं जियोकेमिकल सर्वे। बाहर की कंपनी से वो बाहर की कंपनी से कराना पड़ेगा। जियोकेमिकल सर्वे उसमें ये होता है कि जो लाइटर हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, जैसे मीथेन नाम सुना होगा, मीथेन हो गया, एथेन हो गया, वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। तो वो सरफेस पे जब आ जाएंगे ना, जब जियोकेमिकल एनालिसिस होगा तो हमें एनॉमलीज मिल जाएंगी, यानी कि ये हाई कंसंट्रेशन एरिया है, ये लो कंसंट्रेशन एरिया है, ये हाई कंसंट्रेशन एरिया है। जब हम उसको अपने साइस्मिक डाटा से, जो साउंड वेव्स के जरिए, एक्सरे के जरिए, जिनको एक्सरे कहते हैं लेमन लैंग्वेज में, तो उसके साथ जब हम मैच करेंगे ना, तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाएंगे। दिस इज सिस्टमेटिक वे। जो अभी तक एक्सप्लोरेशन होती रही वो नॉन सिस्टमेटिक वे। अब मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में वाकई अब माइन एंड मिनरल्स एक्सप्लोरेशंस के हवाले को लेकर काम होना शुरू हुआ है, जब से ये SIFC आई है और अभी हम देखते हैं कि बाकायदा खुद देख रही है अभी तक ये देखें, एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है। मुझे नहीं मालूम कि SIFC जो है उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, लेकिन इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ले जाना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब सिंपल और सिंपल ये होती है कि आप प्रोजेक्ट को कमर्शियल स्केल पे, एक कमर्शियल एंड लार्ज स्केल के ऊपर अंडरटेक करें। दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। होता क्या होता है, ये छोटे, असल में पाकिस्तान में बहुत माइंस हैं, ये सब छोटे माइन ओनर्स के पास हैं। उनके पास पैसा नहीं होता, वो लोकल किसी कराची में किसी सेठ के साथ कावाद करते हैं, सेठ जो है वो चला जाता है, वो डोजर लगाता है, ये करता है, वो करता है, वहाँ से निकालता है जो हायर कंसंट्रेशन के एरिया, वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करता। वो जब आप देखता है जहाँ पे हायर कॉपर की कंसंट्रेशन है, जहाँ इसकी कंसंट्रेशन है, वो निकालता है, खोदता है, ट्रक भरता है और कुछ। दिस इज नॉट इंडस्ट्रियलाइज्ड वे। सर, हमने रेकोडिक से बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं। मुझे ये बताएं कि जब यहाँ से प्रोडक्शन कॉपर की या गोल्ड की अपने पीक पर पहुँच जाएगी, तो पाकिस्तान को, जो कि उम्मीद की जा रही है कि 2028-29 से शायद यहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, तो ये बताएं कि पाकिस्तान सालाना कितने अरब डॉलर कमा सकता है यहाँ से? मैंने बताया ना आपको कि 2 अरब डॉलर के करीब बनता है सालाना। नहीं, ये सालाना है। सालाना तो ये सालाना है, बट इट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग एवरीथिंग। तो सर, ये 2 अरब डॉलर सालाना, ये कोई गेम चेंजर नंबर तो नहीं लग रहा? देखिए, मैं गेम चेंजर तो कभी भी नहीं कहता। एक प्रोजेक्ट कभी भी गेम चेंजर नहीं हो सकता। पूरी चाही बेल्ट के अंदर इसी तरीके से एक्सप्लोरेशन हो, तो सर फ्रॉम खारान टू ईरान, तो गेम चेंजर हो सकता है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इसी तरीके से हो, देखें ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन तरीके से, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये नहीं कि लोकल माइनर जो है वो ट्रक के ट्रक खत्म, और वो पता क्या करते हैं, वो डिपॉजिट को खराब कर देते हैं। वो निकाल लेते हैं हायर कंसंट्रेशन की चीज़ें, और उसके बाद वो छोड़ देते हैं। हालांकि उस वक्त भी काम, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छुपी हुई होती हैं। देखिए, जो सरफेस के ऊपर नज़र आ रहा होता है ना, वो तो इट इज़ लाइक ए टिप ऑफ द आइसबर्ग। असल तो अंदर होता है, खुदाई की जाती है, सब सरफेस माइनिंग होती है, बड़ी बड़ी माइनिंग इज़ ए वेरी एडवांस इंडस्ट्री। पाकिस्तान में इसका 0.1% भी नहीं हो रहा। मुझे ये बताएं कि दुनिया भर के तरक्की पजीर ममालिक जहाँ पर ये बड़ी बड़ी आलमी कंपनियां जो हैं ये माइनिंग करती हैं, क्या वहाँ पर भी यही रेशो परसेंटेज की सूरत में दिया जाता है होस्ट कंट्रीज़ को? पापा न्यू गिनी हो गई या दूसरी कंपनी, देखिए जो कंट्री इंडस्ट्रियलाइज तरीके से करने में इस लेवल पर आ गई हैं, आप देखें ना, ऑयल एंड गैस देख लेना। हमारा ऑयल एंड गैस में क्या हम मिनरल्स के अंदर वो चीज़ डाल सकते हैं कि 15%, 12.5% रॉयल्टी होगी और 40% टैक्स होगा, और पाकिस्तान के अंदर जितना भी आप खर्चा करेंगे और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और ये सारी चीज़ें होंगी, क्या हम ये सारी चीज़ें फोर्स कर सकते हैं इसके अंदर? नहीं कर सकते, इसलिए कि लेजिस्लेशंस नहीं बनी हुई है, नहीं, स्ट्रक्चर नहीं है। मैं उनको प्रॉफिट रेशो देने की बात कर रहा हूँ कि क्या दुनिया भर में यही रेशो होता है कि 25% होस्ट कंट्री और 75%? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें, मैं आपको बताऊं कि बहुत अरसे तक ये मॉडल चला है और चलता आ रहा है कि शुरू में कंपनीज जो है हायर इंटरेस्ट के साथ आती हैं, बाद में जो लोकल कंट्रीज़ हैं उनको इंटरेस्ट बढ़ा के दिया जाता है। अगर सक्सेस होती है तो अपना सक्सेस होती है तो पास्ट कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन पे करती हैं और अपनी परसेंटेज बढ़ा लेती हैं। जो होता है ये इनिशियल एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। लेकिन देखिए, मैं अभी ये चीज़ नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि फर्स्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स के अंदर ये चीज़ नहीं करना चाहूँगा, ताकि लोग आएँ जब आपका बेस बन चुका होगा और आपको पता होगा कि यार वी आर सिटिंग ऑन द गोल्ड माइंस। बाकी और कंपनियां कमा रही हैं तो उनको देख के और आएंगे। जब देखेंगे यार ये तो बहुत कुछ है,
तो आपको भी अपने जो जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर चेंजेस लानी पड़ेंगी। चलें मोइन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बहुत उम्मीद है हमारे व्यूवर्स के लिए डिस्कशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।